नमस्कार, समाचार में आपका स्वागत है। पहले बात होगी किसकी? नहीं सुनेंगे। पिछले 100 सालों से जो नहीं हुआ वाच होगा, डेढ़ हो गया। एक चीज बताना तो भूल ही गए यार। एक बात सुनो आप लोग, फिल्म इंडस्ट्री को पूरे 100 साल हो गए यार। इसका तमाशा देखने। नमस्कार, सहारा प्रणाम। मैं हूं आपका चकित सेन और दुनिया की सबसे संजीदा खबरों के कार्यक्रम समाचार में आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात होगी किसकी? सुर्खियों की। चलिए उठिए, चलिए। रायसीना की रेस हुई तेज, प्रणब मुखर्जी को चुनौती देने पहुंच गए पीएस संगमा। नेताजी ने कहा दोस्त गए बदल, पार्टी ने किया बेदखल। पाकिस्तान में 2 कैदियों के नाम पर हुई गलतफहमी से परेशान हुआ भारत देश। पाक ने कहा माफ करना मेरे दोस्त, बदल गए थे उर्दू के नून पेश। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ा आतंकी अबू हमजा। सुरक्षा एजेंसियों ने कहा आ गया मजा, बिना काम करे मिल गया 26/11 का बड़ा पुर्जा। और 100 साल का हुआ बॉलीवुड, फिल्म इंडस्ट्री की सेंचुरी पर थिरक उठा बॉलीवुड। समाचार की एक खास पेशकश। और अब संजीदा खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात होगी राष्ट्रपति चुनाव की। रायसीना की रेस में दौड़ने वाले 2 नेताओं ने आखिरकार नामांकन भर दिया। यूपीए, एसपी, बीएसपी के समर्थन में जहां प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनने की कवायद में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व कांग्रेसी और अब एनसीपी से भी बाहर हुए नेता पीए संगमा ने भी चुनाव की दौड़ में कूद लगा दी। संगमा के साथ नवीन पटनायक, जयललिता के अलावा आधा अधूरा एनडीए भी खड़ा है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि संगमा को देख के प्रणब मुखर्जी के जहन में कौन सा गाना बजता है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। बचना सका कोई आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ कितने, देख किधर यार ध्यान किधर है, अरे देख किधर यार ध्यान किधर है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ममता दीदी इन दिनों कौन सा गाना गुनगुना रही हैं? आइए इस पर भी नजर डालते हैं। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। राष्ट्रपति चुनाव पर पीके बालमा जी का क्या कहना है, आइए जानते हैं उन्हीं से। बालमा जी, क्या कहना है आपका राष्ट्रपति चुनाव पर? मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में हूँ। लेकिन आपको नशा भला किसका है? ना तो आपके पास मंत्री पद है, ना तो आपके पास पावर है, और ना तो आपके पास अब पवार भी है। ये नशा दोस्ती का नशा है मेरे दोस्त। लेकिन पवार के साथ तो आपकी दोस्ती टूट गई ना। लेकिन पटनायक के साथ तो जुड़ गई है ना। तो क्या ये दोस्ती आपको रायसीना तक पहुंचा देगी? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? अरे एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लेकिन आसमान पर उछाला पत्थर कभी कभी अपने आप पर भी पड़ जाता है। बाजू में ताकत तो जाकर कुतुब मीनार हिलाओ, और नहीं है बाजुओं में इतनी ताकत तो बैठो मेरे साथ, 2 पैग लगाओ, फिर कुतुब मीनार को हिलता हुआ पाओ। अरे बालमा जी, अब तो आप होश में आ जाइए। पंजा तो आपका साथ पहले ही छोड़ चुका है, और अब तो आपके हाथ से घड़ी भी गायब हो गई है। अब भला आप क्या करेंगे? एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे मोहल्ले में कोई शराबी रहता है? हाँ रहता है। क्या करता है वो?
पी कर आता है, मारपीट करता है, झगड़ा करता है, गालियां देता है। फिर क्या करता है? फिर क्या, अगली सुबह वो माफी मांग लेता है। नेता क्या करता है? अरे हाँ, पार्टी को गाली देता है, फिर पार्टी से माफी मांग लेता है और वापस आ जाता है पार्टी में। राजनीति में मौका परस्ती सबसे बड़ी चीज होती है। इस मौके पर चौका लग गया तो पहुंच जाएंगे यहां, और अगर नहीं लगा तो फिर से पार्टी में पहुंच जाएंगे। और सुनो, अगर मौके पर चौका लगाने का हुनर सीखना है तो आओ नेताओं के पास, वरना भाड़ में जाओ। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूं। पीके बालमा जी ने तो पॉलिटिक्स की तस्वीर ही एकदम साफ करके रख दी। लेकिन ये जो पाकिस्तान है ना, ये कब सुधरेगा, ये कब गलतफहमी से बाहर निकलेगा? जी हां, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान की गफलत ने, या फिर यूं कहे कि पाकिस्तान की वादा खिलाफी ने हिंदुस्तान के एक परिवार को मायूस कर दिया है। और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के एक ऑफिसर जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं, गफलत अली से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आदाब आदाब। आदाब। अरे कैसे मिजाज हो रहे हैं आपके भाई? सब ठीक ठाक है ना? बस आपके रहमो करम पर है। ये तो हकीकत बयां की आपने। और सुनाइए, किस तरह रास्ता कायम किया? क्या काम आन पड़ा आपको हमसे आज? आपका शुक्रिया अदा करना था। हमारे एक भाई सुरजीत फिर से अपने वतन लौट आए। भाई ये कौन है? अरे हमारे देश के एक नागरिक हैं जिन्हें आपके मुल्क ने जासूसी के इल्जाम में पकड़ा था, और अब वो अपनी सजा काटकर अपने मुल्क वापस लौट आए हैं। सुरजीत नहीं, चरणजीत आया होगा। अब गफलत पैदा कर रहे हैं आप। चरणजीत? हाँ जी, हमारे मुल्क में ऐसा ही होता है। यहाँ पर लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से नाम बदलते और पढ़ते हैं, समझे? अरे यार क्या गफलत है, पहले सरबजीत, फिर सुरजीत और अब चरणजीत। एक बात और सुन लीजिए जनाब, आपके मुल्क में तो ऑर्डर ऊपर से आते हैं और अमल होते हैं। हमारे मुल्क में ऑर्डर आते तो प्रेसिडेंट हाउस से हैं, लेकिन नीचे आते आते उसमें कई जेर जबर और पेश अपने आप लग जाते हैं। समझ तो हम बहुत कुछ गए हैं, ज्यादातर तो आपके यहाँ ऑर्डर अमेरिका से ही आते हैं। बड़े समझदार हैं आप, लेकिन एक बंदा हमारा भी आपके यहाँ। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ और बात करते हैं 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले की साजिश करने वाले अब्बू हमजा की। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए हमले की साजिश रचने में एक अहम भूमिका निभाने वाला आतंकी अब्बू हमजा भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया है। वो बात अलग है कि हमजा को दुबई पुलिस की मदद से भारत लाया जा सका, लेकिन इस पराई कामयाबी पर भारत की सुरक्षा एजेंसियां चौड़ा सीना कर अपनी पीठ थपथपा रही हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तेज तर्रार जाबाज खुफिया पुलिस ऑफिसर चौकस चौरसिया। चौकस जी, अरे चौकस जी जागिए। कौन है भाई, कौन है? अरे मैं चकित सेन समाचार से। हाँ बताओ, कोई और डिपोर्ट हुआ है क्या? आपके नसीब अच्छे हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि एक हफ्ते में दो लोग आपके हत्थे चढ़ जाएं। वैसे कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत हल्का फील कर रहे हैं, बहुत प्रेशर था। अब्बू सलेम के बाद ये दूसरी बड़ी मछली है जो दूसरे मुल्क ने आपकी झोली में डाली है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो हम लोग ही करेंगे और बड़े बड़े खुलासे भी हम ही करेंगे। चलिए कम से कम इतनी तो शर्म बाकी है, नहीं तो आपका क्या पता, आप ये भी कह सकते थे कि पूछताछ भी दुबई पुलिस कर दे। फालतू की बात मत कीजिए। पिछले 1 साल तुम्हारा खुफिया तंत्र अब्बू हमजा के पीछे पड़ा था। बहुत बढ़िया। उस समय आपका खुफिया तंत्र क्या कर रहा था जब हेडली मुंबई की देखी कर रहा था? अरे वो छोड़िए, अब देखिए अब हम क्या करेंगे। दाऊद को पकड़ने वाले हैं, और उस पर भी हम नजर रखें। उस पर नजर मत रखिए,
ईश्वर से दुआ करिए कि कोई दूसरा मुल्क उसको पकड़े और आप जाकर अपनी पीठ थपथपा के उसे डिपोर्ट कर लें। अरे बकवास फालतू की बात करने लगे। अब आप देखिए कितना काम मुझे, कितने मेरे ऑफिस में कितनी फाइलें मुझे देखनी है, कितना काम कर रहा है मुझे, कितनी इन्वेस्टिगेशन करनी है। नहीं आप फालतू की बकवास करने बैठ जाते हैं। चलिए जाइए, अभी आपको गरीब व्यापारियों से उगाही भी करनी होगी और आतंकियों पर नजर भी रखनी होगी। चला गया? हाँ ठीक है। और अब बात करते हैं गुजरात की राजनीतिक खलबली की। इस वक्त हमारे संवाददाता हाफ पटेल हमसे जुड़ चुके हैं, आइए उनसे लेते हैं ज्यादा जानकारी। जाकिर भाई, बहुत दिन के बाद मेरे को लाइन पे लिया तुम। बताइए भला नरेंद्र मोदी को सास क्यों कहा जा रहा है? हो ये तो होगा ही जाकिर भाई, क्योंकि जब से पार्टी में अडवाणी जी और वाजपेयी जी किनारे गए हैं ना, तब से मोदी भाई तो सबसे आगे चल रहे हैं। ऐसे में उनको कौन कहेगा? अब आयो देखो भाई, घर में जैसे सास के पीछे लोग पीठ के पीछे बुराई करते हैं ना बहुत लोग, वैसे ही मोदी के सामने कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन पीछे सब बुराई करते हैं। लो बोलो, अभी उनके पीछे कौन आएगा? अभी मैं तो जा रहा हूं जलेबी फाफड़ा खाने, इतनी रिपोर्टिंग थी मैंने कर दी। चलिए पॉलिटिक्स को अब यहीं छोड़ते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब आप वापस आएंगे तो बात होगी किस तरीके से समाचार मना रहा है बॉलीवुड का शतक।